न्यू पैरामाउंट अड्डा की यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्राचीन भारत का इतिहास से हम पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण है। जो आने वाले जैसे एग्ज़ाम है आपके, जैसे पेट हो गया और आपका जूनियर टीटी हो गई और जूनियर का आपका सुपर टेट हो गया, यानी ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी प्राचीन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत भी। तो प्राचीन हिस्ट्री के बाद हम आधुनिक भारत भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज हम देखते हैं प्राचीन भारत से संबंधित, आज हम देखते हैं पाषाण काल। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकेंगे वो भी हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रोसफोर्ड थे एक कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है पुरातात्विकविद से, सी ऑप्शन पुरावनस्पति शास्त्री थे, डी ऑप्शन इतिहासकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, यानी कह सकते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक और क्या है पुरातात्विद, यानी कह सकते हैं ए प्लस बी। इसमें जो बताया गया है यानी ए प्लस बी दोनों, यानी ये भी ऑप्शन सही होगा अर्थात ये भी ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ई की बात करें, यहाँ पर अगर ई हम ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस कितना होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए। तो इस तरह से इसके ऑप्शन ए प्लस बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। देखिए कई बार जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि संग्रहालय की सामग्री से यानी किया था, किसने किया था? तो ये पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन। तो ए ऑप्शन है थॉमसन, बी ऑप्शन है लुबाक ने, सी ऑप्शन टेलर ने और डी ऑप्शन है चाइल्ड ने। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। किसने किया था? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी थॉमसन महोदय ने किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिविभाजन हो जाता। 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जार्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो ये कब किया था? 1820 ईस्वी में। कब हुआ था? 1820 ईस्वी। आपको ये डेट भी याद रखना है, 1820 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का है, मध्य पाषाण ऋक प्रसंग में यानी पशुपालन के प्रकार जहाँ से मिले हुए हैं वह स्थान है लंगनाज, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वीरभाजपुन और सी ऑप्शन है आदमगढ़ और डी ऑप्शन है चौपांडी मानो। तो 4 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होना चाहिए इसको, यानी आदमगढ़। क्या है यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमगढ़, यानी आदमगढ़ से इसके अच्छे से प्रमाण मिले हुए हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पशुपालन के जो प्रमाण जो मिले हैं वो आपसे कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से किस स्थल से। यहाँ पूछा गया है कौन सा ऐसा स्थल है जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी चौपंडी मान लो, ए ऑप्शन हो जाएगा, बी आएगा कोकोरिया से और सी ऑप्शन हो जाएगा महदहा से और डी ऑप्शन है सरायनहर। तो इसका जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा महदहा से। महदहा से जो मिले हुए हैं ये प्रमाण मिले हुए हैं। क्या मिला है? महदहा कहाँ पड़ता है? तो ये महदहा पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? यूपी के कौन सी जगह में? प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसमें ये उल्लेख किया गया है जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल कब्रिस्तान, निवास क्षेत्र में बटा था। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जयशंकर नारायण पांडे द्वारा रचित पुस्तक कौन सी पुस्तक है? पुरातत्व विसर्ग। क्या है? पुरातत्व विमर्श एक पुस्तक है। क्या दिया हुआ है? पुरातत्व और ये है
विमर्श, क्या है, पुरातत्व विमर्श ये बुक का नाम दिया गया है इसमें। तो महदहा, सरायनहर एवं दमदमा तीनों स्तर से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला हुआ है। तो ये आपको याद रखना, पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श जो है जय नारायण पांडे द्वारा लिखित गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण यानी जो आभूषण बनते थे हड्डी से बनते थे, किस काल में, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मेंस के, प्री के, जितने भी यूपीएससी लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिए और कोशिश करिए कि हमारे क्वेश्चन गलत एक भी ना हो। यहाँ पर देखना है हमें, क्या देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। महदहा से जो मिला है हड्डी से निर्मित आभूषण आपके यहाँ से मिले हुए हैं। चलिए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, कहाँ से आरंभ हुई थी, 7 नंबर क्वेश्चन है। खाद्यान्नों की, ए ऑप्शन है नवपाषाण काल में, बी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, सी ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे प्रथम अगर हम बात करें कि खाद्यान्नों की कृषि का प्रमाण जो मिला है हमें कहाँ से मिला है, नवपाषाण के, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवपाषाण काल से जो है कृषि का हमें प्रमाण यहीं से मिला हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ तो नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं, क्या 2 चीज़ों का प्रमाण मिला है, जौ का मिला है और क्या मिला है, गेहूं। इन 2 चीज़ों का प्रमाण जो खेती संबंधित मिला है। तो आप इसको याद रखिएगा, नवपाषाण काल में जब गेहूं की 1 किस्म की खेती के युग बनाया गया जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल एवं गेहूं के प्रमाण मिले हुए हैं। तो कोल्डी हवा से चावल, मेहरगढ़ से आपका गेहूं का प्रमाण मिला हुआ, आप इतना जरूर याद रखिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है, याद रखिएगा कहाँ से मिला है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी और नलमाला पहाड़ी और नर्मदा घाटी। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्वप्रथम जो मानव का प्रमाण मिला हुआ नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो मिला हुआ है साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज कब हुई थी, 1982। कब हुई थी, 1982 को इसकी खोज हुई थी। तो आप इतना याद रखिएगा, इसका डेट भी कहीं कहीं पूछ लेता है। चलिए आइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, बहुत डाउट क्वेश्चन फुल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज हुआ था, प्रयोग किया गया था, उसको जौ माना गया। क्या माना गया है, जौ माना गया है। तो कई क्वेश्चन में कहीं जौ मिलता है, कहीं गेहूं मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो आप इसमें डाउट नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। क्या उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें ये बताया गया है कि आपको बताना है कि ये प्राचीनतम स्थायी क्या दिया हुआ है। इसमें आपको देखना है, इसमें आपको क्या देखना है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो धौलावीरा, किले, गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ से मिला हुआ है प्राचीनतम स्थायी जीवन। कैसे जीवन, स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए, आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं कोल्डी हवा से, लाहुरा देव से, मेहरगढ़ से और टोकवा से। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका हो जाएगा लाहुरा देव। क्या, कहाँ से, लाहुरा देव, यानी कह सकते हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं लाहुरा देव से। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्थायी जीवन के अगर बात करें, बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से। कहाँ पड़ता है ये, बलूचिस्तान के कच्छी, ये आपका पाकिस्तान पड़ेगा। तो वहाँ से मिला है, जिसकी प्रमाणिक तिथि का जो बताया गया है 7000 ईसा पूर्व, जबकि किले गुलमोहर एवं कालीबंगा की प्राचीनतम स्थितियाँ 4000 से लेकर के 35,000 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व है। तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर सही बताया गया है, ऑप्शन क्या बताया गया है, इसका जो सही ऑप्शन बताया गया है बी, यानी लाहुरा देव से बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये भी उसी तरह की अगर बात करें तो ये भी वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय माध्यमिक कृषि के प्रतिनिधित्व शास्त्र कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये भी आपका यहीं से लौरा देव से ही मिला हुआ है। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग कहा जाता है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग और इसमें लौह युग। तो ये 14 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग को ही हम क्या कहते हैं? चालकोलिथिक कहते हैं। किसको? ताम्रपाषाण को कहते हैं चालकोलिथिक कहते हैं, युग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं, यहाँ से पाषाण संस्कृति के लेकर के हड़प्पा, यानी पाषाण से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पीसीएस 2018 क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस जगह का नाम आप याद रखिएगा, मेहरगढ़। कौन सा जगह है? मेहरगढ़ से ही हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कह सकते हैं पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन 16 का देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए ऑप्शन है के.डी. वाजपेयी ने, बी ऑप्शन है वी.एस. कंकड़न ने, डी ऑप्शन है एच.डी. सकालिया ने और डी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर ने किया था। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवदा टोली। किसका दिया है? यहाँ पर उल्लेख किया गया है नवदा टोली का उत्खनन जो किया गया है एच.डी. सकालिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका आप क्या रखेंगे? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, नवदा टोली किस राज्य में, ये भी देखिए। सकालिया जी ने तो किया था, लेकिन किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन सही, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इतना इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पड़ता है इंदौर के निकट ही पड़ता है, आप इतना याद रखेंगे। बृहद पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। क्या है? बृहद पाषाण काल स्मारकों की स्थान की गई है। स्मारकों की पहचान किस नाम से की गई है? आप याद रखिएगा। इसमें सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। बृहद पाषाण काल जो स्मारकों की पहचान की गई है इस रूप में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्तर से संबंधित है? राख का टीला जो मिला हुआ है किससे संबंधित है? इसके देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, बुधियाल, संकनकल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी संकनकल्लू से हमें प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संकनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले के प्रमाण मिले हुए हैं। पिलीही कपल में भी राख के टीले मिले हुए हैं। ये राख के टीले नवपाषाणकाल युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। तो आपको याद रखना है संकनकल्लू से मिला है। ये कहाँ पड़ता है? ये जो जगह है आपका कर्नाटक में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक एक जगह है, यानी स्टेट है, उस स्टेट में ये पड़ता है। तो कहीं कहीं स्टेट भी पूछ लेता है। चलिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही गए हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गुफाओं के शैलचित्र के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही है, कई बार तो यूनेस्को से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर, यानी इसको भीमबेटका। ऑप्शन देखते हैं, घघरिया, इसका बी ऑप्शन देखते हैं भीमबेटका, सी ऑप्शन है तो लेखरिया और डी ऑप्शन है आदमगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लेंगे, क्या लेंगे? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भीमबेटका। अब भीमबेटका को भी क्या इसमें विश्व विरासत की श्रेणी में भी शामिल किया गया था। तो यहाँ से 500 शिलाश्रय मिले हुए, कितने हैं? लगभग 500 के आसपास बता रहे हैं जो मिले हुए हैं अभी तक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन 22 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं अजंता, बी ऑप्शन है भीमबेटका और सी ऑप्शन है बाघ, डी ऑप्शन है अमरावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भीमबेटका के लिए जो है चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफाएं फेमस हैं। अगला आइए, अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है भोपाल, बी पचमढ़ी और सी ऑप्शन सिंगरौली और डी ऑप्शन है अब्दुलगंज रायसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप क्या हो जाना चाहिए? इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, यानी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो यहाँ से ऐतिहासिक स्थल के लिए फेमस हैं, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैरिक मध्भांडपात OPC का नया नामकरण हुआ था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरिक मध्भांडपात का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, और इसमें आहित छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका हस्तिनापुर। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साथ हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो एक हस्तिनापुर हो गया और दूसरा नाम है अतरंजी खेड़ा। कौन सा? अतरंजी खेड़ा। दूसरा भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैरिक मध्भांड का नामकरण हुआ था 24 को देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करते थे? इनको दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये दफनाने की उनकी प्रक्रिया थी। तो आप इसको याद रखेंगे कि कहाँ से दफनाते थे? ये जो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाते थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? यानी कह सकते हैं किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। यही आपका कहाँ पड़ता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो बुर्जहोम है ये आपका जम्मू कश्मीर J&K यहाँ पड़ता है, और यहाँ से क्या मिला है? कुत्ते का प्रमाण मिला है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है? तो 27 का ये भी आपका वही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से? बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिर से, शंकरकल्लू से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 28 का कह सकते हैं, यानी इसका भी वही हो जाएगा। गर्ता आवास के जो साक्ष्य मिले हैं ये भी आपका बुर्जहोम से मिले। गर्तावास मतलब होता है गड्ढों वाले घर। क्या होता है? गड्ढे वाले जो घर होते हैं उसी को हम गर्ता आवास बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव विकास संसाधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1800, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 1800 कौन सा? 1861 में। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकरण कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो जॉन मार्शल को क्या बनाया गया था? जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन जितने हैं एग्जाम में आए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, बी ऑप्शन है बस्तर, सी ऑप्शन है भोपाल और सी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी क्या कर दिया गया है, जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी क्या किया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और आगे क्या है, मानव संग्रहालय रखा गया है। और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपके इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरह बने। मैं आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी मई अप्रैल और इसके आने वाले पीसीएस लेवल तक के जितने भी एग्जाम होंगे, मैं आपको लोगों को जीएस का एक भी पार्ट कम नहीं होने दूंगा और करंट अफेयर्स के साथ साथ लोड करता रहूँगा। तो आप इसमें बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।